नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपर पीसीएस के ऐसे क्वेश्चन जो आपके या तो आयोग को डिलीट करने पड़ेंगे या उनके आंसर को क्या करना है, चेंज करने पड़ेंगे। और आपको मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ ही दिखाने वाला हूं। कल आपकी आंसर की आई थी, अब आंसर की के बाद बहुत से ऐसे क्वेश्चन है कि जिनमें स्टूडेंट को डाउट भी है। मैं उनके उन डाउटों को भी क्लियर करूँगा और ऐसे क्वेश्चनों को भी लाऊंगा जो आपके क्या होंगे, जिनके आंसर क्या हैं आयोग ने गलत दिए हैं और उनको हम प्रूफ के साथ देखने वाले हैं। और ये एप्टीट्यूड में भी आप कैसे प्रूफ दें, मैं ये आपको भी बिल्कुल बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को बने रहें और लास्ट तक देखें। और चलो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें थोड़ा स्टूडेंट को कंफ्यूज है और ये क्वेश्चन आयोग ने बिल्कुल सही दिया है। देखो 47 का आंसर यहाँ पे 206 है, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो उत्तरांचल जो चेंज ऑफ नेम एक्ट आया था वो कब आया था, वो आपके पास आया था, कब आया था, एग्जिस्टेंस। यहाँ पे एग्जिस्टेंस दो वर्ड होते हैं, एक होता है एग्जिस्टेंस, एक होता है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट मतलब लागू, जिस दिन से क्या हो, काम करना स्टार्ट हो गया। जैसे आपने कभी सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, 1997 में आया था क्योटो प्रोटोकॉल। और पर इन्फोर्समेंट में कब आया, वो 2005 में आया। तो वैसे यहाँ पे यही पूछ रहा है कि एग्जिस्टेंस में कब आया, तो इसका आंसर अब 2006 ही मान के चलें। अगर आपने प्रत्यावेदन डालेंगे भी तो आयोग इसको चेंज नहीं करने वाला है, तो इस कन्फ्यूजन को आप दूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अल्टरेशन वाला बिल कब आया था, 2006 में आया था, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें बहुत से स्टूडेंट को क्या हो रहा है, कन्फ्यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बस आयोग ने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस लिख दिया। यहाँ पे किसने इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले कौन लाया। तो अगर कोई भी चीज़ अगर कोई इंट्रोड्यूस करता है, एक्ट तो बाद में आता है, पर इंट्रोड्यूस वो पहले हो चुका होता है। जैसे क्या है कि अगर हम पूछते हैं कि भारत में ये पंचायती राज वाला किसने स्टार्ट किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किसने किया था, कौन था आपका, लॉर्ड रिपन के टाइम पे वो इंट्रोड्यूस हो चुका था हमारे यहाँ पे पंचायती राज। या अगर हम राजाओं में बात करें कि चंद राजा सोमचंद ने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया था, हम ऐसा बोल सकते हैं। पर एक्ट कब आया, एक्ट तो हमारा कब आया, 1992 में आया। तो यहाँ पे आयोग ने सिर्फ इसकी लैंग्वेज के चक्कर में ये थोड़ा सा क्या कर दिया, गलत कर दिया है। अब ये आयोग इसका आंसर चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। आपको इसको क्या करना है, इस पर आप डाल सकते हैं प्रत्यावेदन, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोड्यूस वर्ड के कारण ही हो रहा है। तो अगर इंट्रोड्यूस वर्ड होगा तो इसका आंसर तो ट्रेल होना चाहिए था, पर आयोग ने इसका आंसर एक्ट के हिसाब से माना है, क्योंकि एक्ट आपको पता है 1874 में रेवेन्यू पुलिस एक्ट आया था। पर एक्ट अलग चीज़ है, इंट्रोड्यूस अलग है। अगर आपका इसका प्रत्यावेदन क्या देना है, तो आपका इसको मैं प्रत्यावेदन बता देता हूँ कि देखो, यही सेम क्वेश्चन आपका किस में आया था, आपके पास लोअर पीसीएस में भी आया था। लोअर पीसीएस में थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज चेंज थी कि कौन सा कुमाऊं कमिश्नर ब्रिटिश कुमाऊं था जिसने पटवारी सिस्टम को अपनाया पुलिस सिस्टम की जगह पे। ठीक है, तो पटवारी सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू सिस्टम बोलते हैं। तो ये किसने अपनाया था, इसका आंसर आयोग ने मिस्टर ट्रेल माना है। तो आप इसको भी प्रत्यावेदन दे सकते हैं। एक मैं प्रत्यावेदन और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अजय रावत की जी की बुक है। इसमें यहाँ पे साफ लिखा है, ट्रेल ने 1819 में 9 पटवारी के नए पद सृजित किए। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जिसे रेवेन्यू पुलिस की संज्ञा दी, जिसमें पुलिस कार्य भी सम्मिलित थे। मतलब आप इसको पूरा पढ़ लें कि जो पटवारी था वो पुलिस कार्य की, तो इसको किसकी संज्ञा दी गई, रेवेन्यू पुलिस की संज्ञा दी गई है। तो आप इसको क्या दे सकते हैं, प्रत्यावेदन के तौर पर दे सकते हैं कि इंट्रोड्यूस किसने किया था आपका, वो किया था आपका ट्रेल ने। ठीक है, और एक्ट किसके टाइम पे आया था, रैमजे के टाइम पे। क्या पता इसका आयोग चेंज करे ना करें, पर आपको इसमें प्रत्यावेदन जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन भी सभी को बड़ा ही थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है कि हु रेगुलेट द मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया। ठीक है, तो आयोग ने जो इसका आंसर माना है, ए माना है। ठीक है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, बिल्कुल इसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी थोड़ा बहुत मार्केट को रेगुलेट करता है, बट ये उन चीज़ों को रेगुलेट करता है कि जिनकी कमी होने वाली है, जिनकी कमी से मतलब देश में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये पूरे एग्रीकल्चर मार्केट को रेगुलेट नहीं करता। तो एग्रीकल्चर मार्केट को जो रेगुलेट करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। और मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ प्रूफ के साथ कि आप ये देख सकते हैं। ये बजट में 8वां नंबर का चैप्टर है, डन मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी सम इश्यूज एंड द वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसमें आप पहली लाइन पढ़ें, यहाँ पे देखो कि मार्केट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर रेगुलेटेड अंडर द APMC कमिटी। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पहली ही लाइन है कि कौन रेगुलेट करता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बजट का प्रूफ दे सकते हैं। तो इसका मैं उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको क्या करें, इसको आप किसकी तरह दे सकते हैं, आप इसको एज ए प्रत्यावेदन की तरह प्रूफ दे सकते हैं। ये बजट में है, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखो, इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या है, आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, बहुत से स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो रहा है कि एनडीसी वाले में स्टूडेंट यहाँ पे सी और डी में से कंफ्यूज है। तो आपको सी और डी में से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका राइट आंसर आयोग ने भी सी माना है, तो इसका सी ही है। तो मैं आपको इसको हल्का से दिखाई देता हूँ कि देखो कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी वह सेट अप बाय ए प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट। तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी के प्रपोजल से आई, ना ही ये किसी एक्ट से आई थी। तो इसलिए ये कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है।
स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। अब दूसरा देखो कि जो इसकी मीटिंग होती है, द मीटिंग ऑफ द एनडीसी शुड बी हेल्ड एटलीस्ट 2 टाइम्स इन ईयर। तो इसकी मीटिंग क्या है, ये आपको लक्ष्मीकांत में ही मिल जाएगा कि 2 साल में एक साल में 2 बार इसकी मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो राइट आंसर सी है, इसमें आप कोई प्रतिवेदन ना डालें क्योंकि आयोग ने इसका आंसर क्या माना है, सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा सभी स्टूडेंट को गलत कर रहा है कि द राइज ऑफ वैल्यू ऑफ वन करेंसी रिलेटेड टू अनदर। इसका आंसर आयोग ने क्या माना, 57 का ए मान दिया है, बट जबकि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, मैं इसके लिए आपको मैं प्रूफ दे देता हूँ कि प्रूफ क्या है इसमें। तो आप इसमें देख सकते हैं एनसीईआरटी में ओपन इकोनॉमिक्स ओपन इकोनॉमी एक चैप्टर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का 12th का, ये चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, एनसीईआरटी का 12th बुक में इकोनॉमिक्स का। तो इसमें आप एप्रिसिएशन की डेफिनेशन डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। इन ए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट व्हेन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस। ठीक है, तो लिखने का थोड़ा सा अलग है, बट क्या है कि जब एक करेंसी की वैल्यू आपके दूसरे के टर्म में बढ़ती है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, आपका एप्रिसिएशन बोला जाता है। तो आप इसको क्या दे सकते हैं, यहाँ पे प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उससे प्रूफ दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। नहीं तो आप इसका भी प्रूफ दे सकते हैं यहाँ पे कि एप्रिसिएशन क्या होता है, तो आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। तो वैसे आपसे एनसीईआरटी का ही दे तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया का ये बुक है, तो उसमें भी आपको इसका ही मिल जाएगा, आप इसे पढ़ लें। तो ये कोई सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रतिवेदन जरूर लगाना चाहिए। रोलिंग प्लान बारे में बहुत से स्टूडेंट क्या कर रहे थे, कंफ्यूज कर रहे थे कि सर रोलिंग प्लान 5th है 6th है। तो मैं इसको भी क्लियर कर दूंगा आपको कि इसका जो राइट आंसर आयोग ने 60 दिया है और इसका आंसर 60 है। तो आप यहाँ पे खुद पढ़ सकते हैं कि मोरारजी देसाई केम टू इनटू पावर रिजेक्ट द 5th 5 ईयर प्लान, क्योंकि जब मोरारजी देसाई आए थे 1978 में तो 5वां 5 ईयर प्लान आया था और मोरारजी गवर्नमेंट ने 6वां प्लान इंट्रोड्यूस किया था जिसको नाम दिया रोलिंग प्लान। फिर जब इंदिरा गांधी आई तो इंदिरा गांधी ने रोलिंग प्लान को खत्म किया, फिर 6वां प्लान दोबारा से क्या किया, चलाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये 6वां प्लान ही था, कौन सा आपका, रोलिंग प्लान। तो उसका आंसर कोई चेंज नहीं होने वाला है, आप इसको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रखें, क्योंकि मैं उन स्टूडेंट का कन्फ्यूजन भी ले रहा हूँ जो आपके कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि सर ये है प्रॉब्लम, कि ये क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, पिछली बार मैंने इसका बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ बताया था और स्टूडेंट ने मेरे को बहुत सारा गलत भी लिखा था कमेंट में कि आपको कुछ नहीं आता है, आप नहीं हैं, किस बात के पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं। मैं उनकी कमेंट की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं आपके कमेंट की रिस्पेक्ट करता हूं, पर मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया था कि इट हैज़ नो वे टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट अमंग द, और आयोग ने भी इसका आंसर देखो 66 का आंसर ए ही माना है, मैंने सिर्फ इसलिए रखा है। और मैंने आपको उस दिन 10 ये भी पढ़वा दिए थे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है, सोवरेनिटी को भी ये क्या करता है, हार्म करता है, ये पपेट होता है, और ये इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इट फेवर फ्री ट्रेड ओवर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि ये क्या करता है, कहता है कि सिर्फ ट्रेड जो होना चाहिए राष्ट्रों के बीच में वो फ्री होना चाहिए, फ्री। तो इसीलिए तो इंडिया के कितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलते हैं, यूएसए के, कनाडा, मैक्सिको के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहे हैं, पर वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए क्या इस पे भी क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। अब देखो ट्रेड डिस्प्यूट मैकेनिज्म में क्यों क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, क्योंकि ट्रेड डिस्प्यूट मैकेनिज्म है बहुत सारे, ट्रिम्स है, ट्रिप्स है, आपके पास सब्सिडीज हो गए, अंबर, ब्लू बॉक्स, ठीक है, ये आपके पास इतनी सारी सब्सिडीज हैं। तो उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत तो उसके मतलब नियम कानून बने हैं WTO के, इसलिए क्या करते हैं मेंबर कंट्री इसको क्या करते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट के रिगार्डिंग इसको क्या करते हैं, वो नहीं क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, और ये बाकी तीनों में क्रिटिसाइज करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल श्योर रहें कि इसका भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये मैंने आपको 10 ये बता भी दिए थे, आप इनको पढ़ सकते हैं। अब देखो इसके बाद ये रिमोट सेंसिंग वाला, इसमें भी बहुत से स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। पहली बार मैंने इसका आंसर गलत बता दिया था, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बी और डी में कंफ्यूज हो रहा है। तो रिमोट सेंसिंग में क्या होता है आपके पास, रिमोट सेंसिंग में जो आपका क्या किस लाइट का यूज किया जाता है, इंफ्रारेड लाइट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, और इंफ्रारेड लाइट एक तरीके से कौन सी होती है आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ठीक है, अगर हम सोनार वेव भी मानते, अगर हम बोलते कि सोनार वेव, तो सोनार वेव क्या है आपके पास, एक सोनार वेव क्या है, सोनार कोई वेव नहीं होती है, सोनार एक क्या होता है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ यहाँ पे। देखो सोनार क्या है, एक टेक्निक है, सोनार क्या है आपके पास, एक टेक्निक है, और ये टेक्निक है, और ये किसका यूज करती है, साउंड का यूज करती है, साउंड का यूज करती है, पर सोनार कोई वेव नहीं होती है। सोनार एक क्या आपके पास टेक्निक है, और ये साउंड वेव का क्या करती है, यूज करती है। तो यहीं पे थोड़ा सा इसमें क्या है, आप इसमें निश्चिंत रहे, इसमें आपको प्रतिवेदन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि सोनार वेव नहीं होती कोई, सोनार एक टेक्निक होती है जो साउंड वेव का यूज करती है, रिमोट साउंड वेव का यूज करती है। तो रिमोट सेंसिंग में आपको, रिमोट सेंसिंग में मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जो रिमोट सेंसिंग होता है आपके पास, देखो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि मोस्ट रिमोट सिस्टम मेक द यूज ऑफ सनलाइट टू कलेक्ट डेटा। ठीक है, और लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
तो आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसका राइट आंसर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट में से कंट्रोल यूनिट वाला क्वेश्चन दोबारा पूछ रहे थे। कंट्रोल यूनिट वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका राइट आंसर आयोग ने भी ऑप्शन नंबर ए ही माना है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। तो आप यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ सकते हैं कि देखो कंट्रोल यूनिट के फंक्शन क्या होते हैं कि सीयूपी हैंडल टास्क सच एज डिकोडिंग, फैचिंग, ठीक है, इस तरीके का काम करता रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही है, डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो इसमें भी आप प्रत्यावेदन देंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, इसमें आप कोई भी कन्फ्यूजन ना रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर अब जो आयोग ने मान दिया है, आप हमेशा के लिए इसको ही याद रखिए, आयोग ने इसका आंसर मिलिंद पन्नू माना है, तो मिलिंद पन्नू में ही होगी बात। इसका मैं भी कितना मैं ढूंढने की कोशिश किया मैंने, मिलिंद पन्नू इधर ढूंढा मैंने, पर कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और इसका आंसर आप सी ही मान के चले जो आयोग ने माना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाला, ये जुंटा वाले क्वेश्चन में भी बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, कह रहे हैं कि सर नूरजहां के जुंटा में ये बाद में जुड़ते, कोई जुड़ा कोई घटा, कोई जुड़ा कोई बढ़ा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको एनसीईआरटी में दे देता हूँ। इसका आंसर है माबद खां नूरजहां के जुंटे में नहीं था। तो देखो आप यहाँ पे सीधे सीधे पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे कौन था, कि ये है कि यहाँ पे आप सीधे सीधे पढ़ सकते हैं नूरजहां फॉर्म्ड ए ग्रुप ऑफ जुंटा विच मैनेज जागीर, ठीक है। तो इस जुंटा में कौन कौन थे इसके पास, सम मॉडर्न हिस्टोरियन आर ऑफ द ओपिनियन डैट अलॉन्ग विद हर फादर एंड ब्रदर, ठीक है, अब खुर्रम, ये तीन लोग कौन कौन, उसका फादर, किसका, नूरजहां का फादर कौन था, इताअतुद्दौला, ब्रदर कौन था इसका, आसफ खान, और खुर्रम, ठीक है, किसके, नूरजहां के जुंटा में क्या थे, फॉर्म्ड ए ग्रुप नॉन एज नूर जुंटा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में जो 11वीं की ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें आपको ये क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप गलत ना समझें, इसका आंसर चेंज नहीं होने वाला है, तो इसमें कोई प्रत्यावेदन नहीं भी लगेगा। अब ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन में देखें आपके टिहरी स्टेट का पहला राजा कौन था, तो ये सभी को पता है कि क्या है, सुदर्शन शाह है। अब इसके प्रत्यावेदन में आपको क्या देना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आयोग ने इसका आंसर क्या माना है, गलती से क्या आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, बी हो चुका है गलत, बट इसका आंसर जो राइट है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो इसको आपको कैसे देना प्रत्यावेदन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, अजय रावत की बुक है, आप इसमें आप 343 पेज पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 मार्च सन 1820 ईस्वी में स्वतंत्र साल में ब्रिटिश सरकार के मध्य एक संधि हुई, जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार ने टिहरी गढ़वाल पर राजा सुदर्शन शाह व उसके वंशजों का अधिकार स्वीकार किया। तो आप इस लाइन को सीधे सीधे इस पेज को क्या दे सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसी को एग्जैक्ट प्रूफ दे दें, तो आयोग इसको आराम से क्या हो जाएगा, मान जाएगा। इसके अलावा देखते हैं हम यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, मैं देख एक सेकंड कि हाँ ये क्वेश्चन भी क्या है, ये क्वेश्चन आयोग ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बाबर नाम ही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, ये मैं कंफ्यूज हो रहा था, मैं तारे के बदूनी एक बुक है और इसका एक दूसरा नाम मुंतवा तारिक, एक जो भी है, मैं प्रोनाउंस ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, ये बुक है, इसमें उत्तराखंड का ब्यौरा मिलता है, पर बाबरनामा में सिर्फ 2 ही राजाओं का ब्यौरा मिलता है। मैं आपको बता दूंगा पहले, राणा सांगा और विजयनगर का केडीआर, ठीक है, केडीआर माने कृष्णदेव राय, इनका क्या मिलता है आपको, इसमें बाबरनामा मिलता है, पर उत्तराखंड का बाबरनामा में कोई नहीं मिलता। इस क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रत्यावेदन नहीं देना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत डिस्प्यूटेड हो रहा है कि कौन सा टैक्स सिस्टम इंडिया में फाउंड होता है, तो आयोग ने जो इसका आंसर माना है डिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है कि एनसीईआरटी में ढूंढने की कोशिश भी की मैंने, तो देखो इसमें सिंपल है कि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है यहाँ पे कि प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन किसे बोलते हैं, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन क्या हुआ, इन विच हायर द इनकम हायर इज द टैक्स रेट। तो इंडिया में यही वाला सिस्टम चलता है कि अगर आप क्या है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका क्या होता है, टैक्स भी क्या होता है, बढ़ता रहता है। चाहे कॉर्पोरेट भी हो, कॉर्पोरेट में भी आपका क्या होता है कि अगर क्या उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो उनका टैक्स भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है इंडिया में। अब इसका मतलब एग्जैक्ट प्रूफ क्या देना चाहिए, आप इस लाइन को भी यहाँ पे दे सकते हैं कि इंडिया का भी क्या होता है, टैक्स सिस्टम बढ़ता है, या आप बजट से उठाएं, बजट में आप ये दिखाएं उनको कि जैसे 5 लाख पे इतना टैक्स लगता है, 6 लाख पे इतना लगता है, 10 लाख के ऊपर इतना लगता है, 30 लाख के ऊपर इतना लगता है, 1 करोड़ के ऊपर इतना लगता है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव हो रहा है, तो प्रोग्रेसिव होना चाहिए इसका आंसर। और बाकी पुराने जो यूपीपीएससी के पेपर हैं उनमें भी इसका आंसर क्या है, प्रोग्रेसिव ही माना हुआ है। मैक्सिमम जितने भी पुराने पेपर हुए हैं हर जगह इसका आंसर प्रोग्रेसिव माना है, पर डिग्रेसिव का इस क्वेश्चन में का भी मैं भी कुछ नहीं बता सकता, पर इसका आंसर जो होना चाहिए राइट प्रोग्रेसिव होना चाहिए। इसमें आप कोशिश करें जुटाने की, अगर आपको मिलते हैं प्रूफ तो आप मुझे भी ज़रूर बताएं, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चन हैं कि जिनके आंसर क्या होने आपके पास चेंज होने हैं, और जो आपके डाउटफुल क्वेश्चन थे उनको मैं आपको बता दिया है। अब देखो, अब जीएस वाले एप्टीट्यूड वाले में क्या करें, एप्टीट्यूड में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड में प्रूफ को कैसे देते हैं आप, तो एप्टीट्यूड के प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं कि आप क्या करें, एक पेज उठाएं, ब्लैंक पेज, और जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पूरी मैथोडोलॉजी के साथ क्या करें, सॉल्व करें, ठीक है। और उस
क्वेश्चन को भी क्वेश्चन भी लिखें पूरा ऊपर, क्वेश्चन नंबर लिखें, क्वेश्चन लिखें और क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन करें, और आप एक बिल्कुल मेथोडोलॉजी के साथ अगर उसको सॉल्व कर देते हैं तो वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कंसिडर आप उसको जब प्रत्यावेदन में देंगे तो एग्जामिनर के सिर्फ वो संज्ञान में आना चाहिए वो क्वेश्चन, तो क्योंकि एग्जामिनर के वो संज्ञान में नहीं आता तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें क्या लाना है कि उनको उनके संज्ञान में लाना है, इसलिए हमें इसको आप वैसे डायरेक्ट उसको लिख कर भी भेज सकते हैं, तो वो भी क्या होता है प्रत्यावेदन माना जाता है। और एग्जामिनर उसमें देखता है कि मैंने क्या सच में इसमें गलती हो रही है इसके आंसर में, तो वो फिर क्या करते हैं उसको चेंज कर देते हैं। तो आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।